हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुकेशन में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आधी। ठीक है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी एफ बराबर जो होता है वो r/2। ठीक है, तो फोकस जो दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। और आपका प्रश्न है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन सी होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए फिर से प्रश्न को पढ़िए कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो यह दूरी की जो है आधी होगी, यानी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। और आपका अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी कम हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी कम होगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर अधिक हो जाता है तो वह कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, आप ये दोनों नोट करेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड आपका, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लघु पतन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान क्या होता है, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी I/R² जो है क्या है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सारे क्या है, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। यानी विद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है I/R² होता है, ये राइट है। आप P बराबर जो होता है विद्युत शक्ति, यानी P बराबर VI होता है, ये भी सही है। P बराबर जो होता है V²/R होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, सी, डी जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, लेकिन ऑप्शन जो बी है यह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आप फ्रेंड इस सारे जो है विद्युत शक्ति का जो फार्मूला है आप नोट कर लेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में बनता ही बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखते हैं अगले प्रश्न को। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पक्षभाषी है ना, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, यानी पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड आपका, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, +1। ठीक है, तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होगा +1 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। और आपका अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Fe। ठीक है, लोहा जो है, हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न फ्रेंड आपका है,
लोहा का जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को जब जिंक से लेपित किया जाता है और लेपित करने की यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संक्षारण। ठीक है, तो लोहा का जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोपेन। प्रोपेन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, प्रोपेन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन होते हैं? यानी किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन होते हैं वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी C2H4। ठीक है, C2H4 जो है इसमें जो है क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? यानी कौन सा जो तत्व है जो शून्य वर्ग का है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी He। हीलियम जो है क्या है, यह शून्य वर्ग का तत्व है। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा जो तत्व है शून्य वर्ग का तत्व है, तो आप क्या बताएंगे? हीलियम He। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका अगला प्रश्न है, ओपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? यानी ओपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी एंटासिड। ठीक है, एंटासिड जो है एक औषधि है जो ओपच का उपचार करने के लिए उपयोग किया जाता है, एंटासिड। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और यह जो क्वेश्चन फ्रेंड 2018 में पूछा गया था। ठीक है, और मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न साइंस के करवा रहे हैं फ्रेंड, आप अगर इस वीडियो को देखते हैं शुरू से अंत तक और सारे प्रश्न को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे देखें। तो देखते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, अभिक्रिया CuO+H2, ठीक है, और वो दोनों अभिक्रिया करके Cu+H2O में किसका उपचयन होता है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी H2। ठीक है, हाइड्रोजन का उपचयन हो जाता है इस अभिक्रिया में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड आपका, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरित लवक। हरित जो लवक है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी प्रकाश संश्लेषण का एक अंग माना जाता है हरित लवक। ठीक है, तो देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, मनुष्य में नसिका छिद्र लेरिंग्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्वसन तंत्र। तो यहाँ पे देख रहे हैं लेरिंग्स, ठीक है, ट्रेकिया, फेफड़ा, इस तीनों जो है मिल यानी जो तीनों आप देख रहे हैं ये क्या है? श्वसन का एक तंत्र है। ठीक है, यानी श्वसन का तंत्र है, आप इसे याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड, वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए प्राणी संपोषण। प्राणी जो संपोषण है कहलाता है। ठीक है, वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है तो क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषण कहलाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। और आपका प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये जो तीनों हैं अलैंगिक जनन की विधि हैं, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यानी इनमें से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा बी और सी दोनों। ठीक है, बी और सी दोनों, यानी CO2 यानी CO
और CO2, ये दोनों जो हैं BOC है ना, तो CO और NH3, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपसे याद रख लेंगे फ्रेंड, CO और NH3, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अगले प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड, और आपका अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, विसरण द्वारा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये विसरण के द्वारा होता है। फ्रेंड, अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड, मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाए ये सारे आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड इसी तरह के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।